नमस्कार। सभी साथी जो प्रतियोगी और विभागीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनका आज की इस चर्चा में स्वागत है। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं। यह है केंद्रीय सिविल सेवा छुट्टी नियम 1972, मतलब CCS लीव रूल्स 1972। और इसमें भी हम फोकस करेंगे अध्याय 2 पर, जिसमें दी गई हैं सामान्य शर्तें, यानी जनरल कंडीशंस। बिल्कुल, ये जनरल कंडीशंस जो है नियम 7 से लेकर 13 तक, ये समझिए कि छुट्टी के पूरे सिस्टम की नींव है। इनको समझे बिना आगे की स्पेसिफिक छुट्टियों को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और हाँ, परीक्षाओं के लिए तो ये बहुत ही अहम है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, एक एक करके नियमों को देखते हैं। सबसे पहले नियम 7। ये एक बुनियादी सवाल है, क्या छुट्टी लेना मतलब लीव एक अधिकार है, राइट है? हाँ, ये सवाल अक्सर आता है मन में, लेकिन नियम 7 उसका सब रूल 1 बिल्कुल साफ कर देता है। छुट्टी का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता। ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, ये एक तरह की सुविधा है। अच्छा, तो ये अधिकार नहीं है? नहीं। और इसी से जुड़ा है नियम 7(2). ये कहता है कि अगर सार्वजनिक सेवा की ज़रूरतें हैं, मतलब एग्जिजेंसीज ऑफ पब्लिक सर्विस है, तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो किसी भी तरह की छुट्टी को, चाहे वो पहले से स्वीकृत ही क्यों ना हो, उसे मना कर सकता है या रद्द कर सकता है। मतलब डिपार्टमेंट की जरूरत सबसे ऊपर है। बिल्कुल, लेकिन इसमें कैच है। मान लीजिए कर्मचारी ने मांगी थी अर्न्ड लीव, क्या अथॉरिटी उसे हाफ पे लीव में बदल सकती है अपनी मर्जी से? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नियम 7(2) में ही लिखा है कि अथॉरिटी कर्मचारी के लिखित अनुरोध के बिना मांगी गई छुट्टी के प्रकार को, उसके नेचर को बदल नहीं सकती। ये कर्मचारी के लिए एक जरूरी सेफगार्ड है। ठीक है। और यहीं पर एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो 2018 में एक DOPT नोटिफिकेशन से जोड़ी गई है। ये नियम 7 का एक परंतुक मतलब प्रोवाइजो है। ये कहता है कि अगर छुट्टी का आवेदन नियम 20 के तहत है, जो खास तौर पर विकलांगता या डिसेबिलिटी से जुड़ी स्थितियों के लिए है, तो ऐसी छुट्टी को मेडिकल अथॉरिटी की सलाह के बिना न तो मना किया जा सकता है, न रद्द। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, मेडिकल अथॉरिटी की जो सलाह होगी वो सक्षम प्राधिकारी पर बाध्यकारी होगी, मतलब बाइंडिंग होगी। ये लेटेस्ट अपडेट है, परीक्षा के लिए इसे जरूर याद रखें। बहुत जरूरी पॉइंट है ये। तो नियम 7 क्लियर हुआ, छुट्टी अधिकार नहीं, जरूरत पड़ने पर रद्द हो सकती है, टाइप नहीं बदल सकते बिना पूछे, और विकलांगता के मामले में स्पेशल प्रोटेक्शन है। अब नियम 8 पर आते हैं। छुट्टी का दावा कैसे रेगुलेट होता है, कौन से नियम लागू होंगे? नियम 8 बहुत सीधा सा है। ये कहता है कि किसी कर्मचारी का छुट्टी का दावा उन नियमों से चलेगा जो उस समय लागू थे जब उसने छुट्टी के लिए अप्लाई किया और जब वो स्वीकृत हुई। मतलब बाद में अगर नियम बदल भी जाएं तो उस स्पेसिफिक छुट्टी पर पुराने नियम ही लागू रहेंगे जो मंजूरी के वक्त थे। स्पष्ट है। चलिए अब एक अहम नियम पर आते हैं। नियम 9 ये उन स्थितियों के बारे में है जब किसी कर्मचारी को नौकरी से निकाला जाता है, मतलब बर्खास्त, डिसमिस्ड या पदच्युत रिमूव किया जाता है, या वो खुद इस्तीफा दे देता है, रिजाइन्स दे देता है। उसकी जमा छुट्टियों का क्या होगा? हाँ, ये गंभीर स्थिति है। नियम 9(1) कहता है कि सामान्य तौर पर ऐसी किसी भी स्थिति में कर्मचारी के खाते में जमा छुट्टियां खत्म हो जाती हैं, मतलब लैप्स कर जाती हैं। सारी छुट्टियां गई। हाँ, सामान्यतः। लेकिन जैसा नियमों में होता है, यहाँ भी महत्वपूर्ण अपवाद हैं। एक तो नियम 39 है जो नकदीकरण से जुड़ा है, और दूसरे इसी नियम 9 के बाकी हिस्सों में है। सबसे जरूरी अपवाद है नियम 9(2) में। इस पर सवाल बन सकता है। ये कहता है कि अगर कोई कर्मचारी भारत सरकार के तहत ही किसी दूसरी नौकरी के लिए उचित माध्यम यानी थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करता है। अच्छा, प्रॉपर चैनल से? हाँ, और उसे नई नौकरी ज्वाइन करने के लिए पुरानी पोस्ट से इस्तीफा देना पड़ता है, तो ऐसे इस्तीफे से उसकी जमा छुट्टी खत्म नहीं होगी, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। ये प्रॉपर चैनल वाला पॉइंट बहुत क्रिटिकल है। बिल्कुल। और एक स्थिति है नियम 9(3) में। मान लीजिए किसी को बर्खास्त या पदच्युत किया गया था, पर बाद में अपील या रिव्यू पर उसे बहाल कर दिया गया, मतलब रीइंस्टेट कर दिया गया। हाँ। तो वो कर्मचारी बर्खास्तगी से पहले की अपनी सेवा को छुट्टी के लिए गिनने का हकदार होगा, मतलब उसकी सर्विस कंटिन्यूअस मानी जाएगी और छुट्टियां वापस मिल जाएंगी। ठीक है, ये भी एक राहत है। इसी तरह का एक और प्रावधान है नियम 9(4) में। अगर कोई कर्मचारी कॉम्पेंसेशन या इनवैलिड पेंशन या ग्रेच्युटी पर रिटायर होने के बाद फिर से सरकारी नौकरी में आता है, मतलब री एम्प्लॉयड होता है, और अगर उसकी पिछली सर्विस
पेंशन के लिए गिनी जा रही है तो वो पिछली सर्विस छुट्टी के लिए भी गिनी जाएगी। अच्छा, तो नियम 9 में कई बातें हैं। सामान्यतः छुट्टी लैप्स होती है, पर प्रॉपर चैनल इस्तीफे में बच जाती है, बहाली पर वापस मिलती है और पुनर्नियुक्ति पर भी जुड़ सकती है अगर पेंशन के लिए जुड़ रही हो। इन सबको ध्यान से समझना होगा परीक्षा के लिए। अब आते हैं नियम 10 पर। क्या एक बार ली गई छुट्टी को बाद में बदलवा सकते हैं? मान लीजिए मैंने 10 दिन की ईएल ली, पर बाद में मुझे लगा अरे यार मैं तो बीमार था, मुझे मेडिकल लीव या कम्यूटेड लीव मिलनी चाहिए थी। क्या ये मुमकिन है? अनुरोध पर छुट्टी मंजूर करने वाली अथॉरिटी छुट्टी को पीछे की तारीख से मतलब रेट्रोस्पेक्टिवली किसी दूसरे प्रकार की छुट्टी में बदल सकती है। शर्त यह है कि वो दूसरा प्रकार उस समय कर्मचारी के लिए देय, ड्यू और स्वीकार्य एडमिसिबल होना चाहिए था। मतलब उसके खाते में वो छुट्टी होनी चाहिए थी। लेकिन क्या ये कर्मचारी का अधिकार है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह अथॉरिटी के विवेक पर निर्भर करता है, उसके डिस्क्रेशन पर। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो 1997 की डीओपीटी नोटिफिकेशन से आई है वो ये कि छुट्टी बदलने का अनुरोध छुट्टी खत्म होने के बाद ड्यूटी ज्वाइन करने के 30 दिनों के अंदर मिल जाना चाहिए। ओहो, 30 दिन की डेडलाइन, ये जरूर याद रखनी होगी। हाँ, ये 30 दिन वाली बात परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, अगर छुट्टी बदल दी गई तो सैलरी का क्या होगा? मान लीजिए ईएल को एचपीएल में बदला। बिल्कुल, नियम 10(2) इसी बारे में है। छुट्टी का प्रकार बदलने पर छुट्टी वेतन यानी लीव सैलरी का एडजस्टमेंट किया जाएगा। अगर पहले ज्यादा दे दिया था तो वसूली होगी, अगर कम दिया था तो बकाया मिलेगा। ठीक है, हिसाब बराबर होगा। हाँ, और नियम 10 के नीचे एक नोट भी है। वो कहता है कि अगर किसी ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव EOL ली थी जिसमें सैलरी नहीं मिलती, चाहे मिलिटल सर्टिफिकेट पर ली हो या वैसे ही, तो उसे बाद में लीव नॉट ड्यू में बदला जा सकता है अगर नियम 31 की शर्तें पूरी होती हों। लीव नॉट ड्यू एक तरह की एडवांस हाफ पे लीव होती है। समझ गया। तो छुट्टी बदलना संभव है, पर टाइम लिमिट है, अथॉरिटी का विवेक है और सैलरी एडजस्ट होगी। अब नियम 11, क्या अलग अलग तरह की छुट्टियां एक साथ मतलब मिला के ले सकते हैं? जैसे कुछ दिन ईएल फिर तुरंत बाद एचपीएल। हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। नियम 11 यही कहता है। इन नियमों के तहत कोई भी छुट्टी आमतौर पर किसी दूसरी तरह की छुट्टी के साथ मिलाकर या लगातार कॉन्टिन्यूएशन में ली जा सकती है, जब तक ये कहीं खास तौर पर मना न किया गया हो। मतलब ईएल के बाद एचपीएल, फिर कम्यूटेड लीव, फिर ईओएल, ये सब एक साथ चल सकता है? हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसमें कुछ पेच है क्या? हाँ, एक बहुत बड़ा पेच है जो अक्सर कंफ्यूजन पैदा करता है और परीक्षा में भी पूछा जाता है। नियम 11 में एक स्पष्टीकरण है। ये कहता है कि आकस्मिक छुट्टी यानी कैजुअल लीव CL, जिसे इन नियमों के तहत तकनीकी रूप से छुट्टी माना ही नहीं जाता। अच्छा, CL छुट्टी नहीं है? टेक्निकली नहीं, इसे ड्यूटी का हिस्सा माना जाता है कुछ हद तक। तो इस एक्सप्लेनेशन के अनुसार CL को इन नियमों वाली किसी और छुट्टी के साथ जैसे EL, HPL, कम्यूटेड लीव वगैरह के साथ जोड़ा नहीं जा सकता, कंबाइन नहीं कर सकते। अरे, मतलब CL के तुरंत पहले या तुरंत बाद EL या HPL नहीं ले सकते। सही पकड़ा। CL और रेगुलर लीव के बीच या तो आपको ड्यूटी पर आना होगा या फिर कोई छुट्टी जैसे संडे या कोई गेजेटेड हॉलिडे होनी चाहिए। CL को रेगुलर लीव के साथ सैंडविच नहीं कर सकते। ये तो बहुत महत्वपूर्ण अंतर है, अक्सर लोग इसमें गलती कर देते होंगे। बिल्कुल, ये नियम 11 का क्रक्स है। ठीक है, ये स्पष्ट हुआ। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम की तरफ चलते हैं। नियम 12, इसमें 2012 में संशोधन भी हुआ था। क्या इसकी कोई लिमिट है कि कोई कर्मचारी लगातार कितने दिन छुट्टी पर रह सकता है? हाँ, और ये लिमिट बहुत सख्त है। नियम 12(1) साफ कहता है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को किसी भी तरह की छुट्टी मतलब सब मिलाकर लगातार 5 साल से ज्यादा की अवधि के लिए नहीं दी जाएगी। ये मैक्सिमम लिमिट है कंटिन्यूअस लीव की। 5 साल? ये तो काफी लंबा समय है। हाँ, लेकिन नियम 12(2) इससे भी ज्यादा गंभीर बात कहता है। ये कहता है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी जो फॉरेन सर्विस में ना हो लगातार 5 साल से ज्यादा समय तक ड्यूटी से गायब रहता है, एब्सेंट रहता है, चाहे छुट्टी लेकर या बिना छुट्टी के, हाँ, तो क्या होगा? तो उसे सरकारी सेवा से त्यागपत्र दिया हुआ माना जाएगा। मतलब डीम्ड टू हैव रिजाइंड। ये मान लिया जाएगा कि उसने खुद ही इस्तीफा दे दिया है। अरे बाप गे, डीम्ड रेजिग्नेशन, ये तो बहुत कठोर है। क्या ये अपने आप लागू हो जाता है 5 साल होते? ये एक लीगल फिक्शन है, पर एकदम ऑटोमेटिक नहीं है। नियम 12(2) में ही एक प्रोवाइजो है, एक सुरक्षा कवच।
वो कहता है कि ये डीम्ड रेजिग्नेशन वाला नियम लागू करने से पहले उस कर्मचारी को एक मौका दिया जाएगा। कैसा मौका? उसे अपनी इतनी लंबी गैरहाजिरी का कारण बताने का एक उचित अवसर, मतलब रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। ये नेचुरल जस्टिस है। ठीक है, सुनवाई का मौका मिलेगा। हाँ, और यहाँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोवाइजो है जो 2018 में जोड़ा गया। ये परीक्षा के लिए कर की महत्वपूर्ण है। ये कहता है कि ये जो 5 साल वाली लिमिट है और ये जो डीम्ड रेजिग्नेशन वाला नियम है, ये उस मामले में लागू नहीं होगा जहां कर्मचारी की अनुपस्थिति किसी विकलांगता, डिसेबिलिटी एज डिफाइंड अंडर RPWD एक्ट 2016 की वजह से है और उसके लिए उसने मेडिकल सर्टिफिकेट पर छुट्टी अप्लाई की है। वाह, ये तो विकलांग कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी राहत है। तो 5 साल की लिमिट उन पर लागू नहीं होगी? सही। अगर अनुपस्थिति विकलांगता से संबंधित मेडिकल सर्टिफिकेट पर आधारित है तो 5 साल बाद डीम्ड रेजिग्नेशन नहीं होगा। ये 2018 का अपडेट याद रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो नियम 12 के मुख्य बिंदु 5 साल मैक्सिमम कंटिन्यूअस लीव, 5 साल से ज्यादा गैर हाजिर तो डीम्ड रेजिग्नेशन सुनवाई के बाद, लेकिन विकलांगता के मामले में ये लागू नहीं। बहुत ही जरूरी नियम है ये। चलिए अब इस अध्याय के आखिरी नियम 13 पर आते हैं। ये भी काफी लंबा चौड़ा लगता है। क्या कोई सरकारी कर्मचारी छुट्टी पर रहते हुए कहीं और नौकरी कर सकता है या अपना कोई काम? हाँ, ये एक अहम मुद्दा है और नियम 13 इसी को डील करता है। नियम 13(1) का बेसिक प्रिंसिपल यह है कि छुट्टी पर रहते हुए और इसमें रिटायरमेंट से ठीक पहले ली जाने वाली LPR, लीव प्रिपैरेटरी टू रिटायरमेंट, भी शामिल है। कोई भी सरकारी कर्मचारी सामान्यतः कहीं और कोई नौकरी या रोजगार नहीं कर सकता। इसमें अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस जैसे डॉक्टर, वकील, कंसल्टेंट करना भी शामिल है। मतलब बिल्कुल मना है? सामान्यतः हाँ, लेकिन अगर करना है तो उसके लिए पहले से मंजूरी लेनी होगी, प्रीवियस सैंक्शन लेनी होगी सक्षम प्राधिकारी से। कुछ चीजें हैं जिन्हें करने के लिए शायद मंजूरी ना लेनी पड़े, जैसे कोई कैजुअल लिटरेरी काम करना या किसी एग्जाम का पेपर चेक करना, एग्जामिनर बनना, या अगर सर्विस रूल्स में अलाउड है तो बहुत लिमिटेड प्राइवेट प्रैक्टिस करना। अच्छा, और ये मंजूरी देगा कौन? सक्षम प्राधिकारी कौन है? नियम 13(1) में ही बताया गया है। अगर नौकरी या काम भारत से बाहर करना है तो राष्ट्रपति से मंजूरी लेनी होगी 13(1)(a), और अगर भारत में ही करना है तो उस अथॉरिटी से जो उसे नियुक्त करने के लिए अधिकृत है, मतलब उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी 13(1)(b। ठीक है, अब ये बताइए, क्या सामान्य छुट्टी जैसे EL, HPL और LPL के दौरान नौकरी करने के नियमों में कोई फर्क है? हाँ, बिल्कुल फर्क है और ये महत्वपूर्ण है। नियम 13(2) इसे साफ करता है। नियम 13(2)(a) कहता है कि LPR के अलावा किसी और छुट्टी के दौरान, जैसे EL, HPL पर हो, तो सामान्यतः कोई और नौकरी या रोजगार करने की इजाजत नहीं दी जाती। नियम 13(2)(b) कहता है कि अगर किसी खास असाधारण मामले में ऐसी इजाजत देना जरूरी लगे तो या तो कर्मचारी की डेप्यूटेशन पे पोस्टिंग की जा सकती है या फिर उसे नई नौकरी करने से पहले अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा देने को कहा जा सकता है। अच्छा, मतलब सामान्य छुट्टी में बहुत मुश्किल है। और LPR में? LPR के लिए नियम 13(2)(c) में अलग व्यवस्था है। इसके अनुसार LPR के दौरान प्राइवेट नौकरी, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट की इजाजत नहीं है। प्राइवेट अलाउड नहीं है LPR में? नहीं, लेकिन किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU में या सरकार द्वारा कंट्रोल किए जाने वाले किसी और इदारे जैसे कोई ऑटोनमस बॉडी में नौकरी करने की इजाजत मिल सकती है। और अगर ऐसी इजाजत मिलती है तो LPR के दौरान मिलने वाली छुट्टी की सैलरी नियम 40 के हिसाब से रेगुलेट होगी, जो आमतौर पर पेंशन और फुल सैलरी के अंतर तक सीमित हो सकती है। ये अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। LPR में प्राइवेट नौकरी नहीं पर PSU या सरकारी इदारे में हो सकती है, सैलरी रेगुलेशन के साथ। अच्छा, मान लीजिए कोई LPR पर चला गया, क्या उसे वापस बुलाया जा सकता है? हाँ, इसकी भी व्यवस्था है। नियम 13(3)(a) में अगर LPR पर गए किसी कर्मचारी की जरूरत उसकी रिटायरमेंट डेट से पहले केंद्र सरकार के तहत किसी पोस्ट पर पड़ जाती है, चाहे भारत में या बाहर, और वो वापस आने को तैयार हो जाता है, तो जिस तारीख को वो वापस ज्वाइन करेगा उस तारीख से उसकी बची हुई LPR कैंसिल मान ली जाएगी। और उस कैंसिल हुई LPR का क्या होगा? नियम 13(3)(b) कहता है कि जो LPR इस तरह कैंसिल हुई है उसका नकदीकरण, मतलब इनकैशमेंट,
नियम 39(2) के प्रावधानों के अनुसार किया जा सकता है। ये भी ध्यान रहे कि नियम 1333C और 1333D अब हटा दिए गए हैं, तो वो अब लागू नहीं होते। समझ गया। तो नियम 13 भी काफी डिटेल्ड है। छुट्टी में नौकरी पर रोक, मंजूरी की जरूरत, अलग अलग अथॉरिटी, सामान्य छुट्टी और एलपीआर के अलग नियम, एलपीआर से वापसी और नकदीकरण, इस पर भी अच्छे सवाल बन सकते हैं। तो ये थी सीसीएस छुट्टी नियम 1972 के अध्याय 2 की सामान्य शर्तों यानी नियम 7 से 13 तक पर हमारी विस्तृत चर्चा। हमने देखा कि छुट्टी अधिकार नहीं है, नियम 7, छुट्टी का दावा कैसे रेगुलेट होता है, नियम 8, नौकरी छूटने पर छुट्टियों का क्या होता है और क्या अपवाद हैं, नियम 9। हाँ, फिर हमने समझा कि छुट्टी का प्रकार कैसे बदला जा सकता है और उसकी शर्तें क्या हैं, नियम 10, अलग अलग छुट्टियों को कैसे जोड़ा जा सकता है और सीएल का खास नियम क्या है, नियम 11, और फिर वो बहुत महत्वपूर्ण नियम 12 जिसमें 5 साल की अधिकतम छुट्टी और डीम्ड रेजिग्नेशन की बात थी, साथ ही उसके अहम अपवाद भी। और आखिर में नियम 13 जिसमें छुट्टी के दौरान दूसरी नौकरी या रोजगार करने के बारे में काफी सारे नियम और शर्तें हैं। बिल्कुल, ये जो सामान्य शर्तें हैं ये छुट्टी नियमों का आधार है। इनको ठीक से समझ लिया तो आगे ईएल, एचपीएल, कम्यूटेड लीव वगैरह के नियम समझने में बहुत आसानी होगी। उम्मीद है कि ये पूरी चर्चा, खासकर नियम 7 से 13 तक की ये बारीकियां, आप सबके लिए, विशेषकर परीक्षा की तैयारी कर रहे साथियों के लिए उपयोगी साबित हुई होगी। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर जरूर करें और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आगे भी ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सबने इतने ध्यान से और धैर्यपूर्वक हमें सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।